स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 18 तारीख 12वां महीना 2019 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 9 से 10 शिफ्ट के। इस वीडियो में हम 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे और इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत कुछ सीखने को और बेल्ट्रॉन के अगर एग्जाम दे रहे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको जानने को मौका मिलेगा और इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन और भी बताएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के आधारित पे कुछ और भी क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 31 नंबर, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ही प्रैक्टिकल दे दिया गया है और इसे प्रैक्टिकल करके आप लोग को दिखाना पड़ेगा। बिना दिखाए हुए इस चीज़ को समझेंगे नहीं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है कि MS Excel 2016 में सेल A2 में अगर एक फार्मूला लगाना है, फार्मूला यह लगाना है कि B2 प्लस C3 लगाना है और इस फार्मूला जो भी चीज़ आएगा उसको C2 में जाके कॉपी करेंगे तो उस जगह पर वो क्या शो करेगा, तो वहाँ पे शो करेगा C2 और उसके बाद फिर D2 शो करेगा। कैसे वहाँ पे शो करेगा, इसके लिए हमें प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें MS Excel ओपन करना चाहिए। MS Excel ओपन करने के बाद आप यहाँ पर से देख सकते हैं, जैसे Excel ओपन कर लिए और उसमें बोला गया था कि एक सेल का नाम है और सेल का नाम आपको स्क्रीन पे पहले एक बार दिखा देते हैं कि सेल का नाम बोला है कि B2 को और C2 को जोड़ना है किसमें, तो A2 में जोड़ना, और जो जोड़ने के बाद आएगा उसको C2 में जाके कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। तो उसके बाद जो क्या वहाँ पर शो करेगा उस सेल के एड्रेस में, वो चीज़ आपको दिखाना है। तो आप चलिए हम यहाँ पर से आपको दिखाते हैं। जैसे बोला गया था कि B2 में कुछ पहले लिख देते हैं, जैसे 5 लिख दिए, उसके बाद फिर C3 में लिख देते हैं 5 और उसके बाद फिर यहाँ पर से देख सकते हैं कि A2 का यहाँ पे नाम दिया हुआ, यहाँ पर से सेल नाम देख सकते हैं और यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। तो क्लिक किए और B2 पे क्लिक किए, फिर प्लस का सिंबल दिए, उसके बाद फिर C3 पे क्लिक किए और उसके बाद इंटर प्रेस कर दिए। तो जब आप यहाँ पर से सेल एड्रेस में देख सकते हैं कि दिखा रहा है B2 प्लस C3, जैसा कि यहाँ पर भी दिया गया है B2 प्लस C3। अब इसी चीज़ को यहाँ पर से कॉपी करके बोला गया है कि इसमें पेस्ट कर दीजिए। तो हम कंट्रोल के साथ C करते हैं तो कॉपी हो जाता है और कंट्रोल के साथ V करेंगे इस जगह पर तो पेस्ट हो जाएगा। तो जब आप इसका एड्रेस चेक कीजिएगा, जहाँ पे आंसर 0 दिखा रहा है, तो इसे इसका एड्रेस में देख सकते हैं कि खुद से बदल कर क्या हो गया कि D2 प्लस E2 हो गया, यानी कि D2 किसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, और E2 किसका नाम हो गया, तो इसका नाम हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक एक अगला स्टेप बता देता है। जैसे कि यहाँ पर एक स्टेप पीछे था, एक आगे था, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी एक यहाँ पे चले आया और एक इस तरह से कर दिया। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्या हुआ कि फार्मूला काम करता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की इन MS Word 2016 रिबन इन डिवाइड इनटू कितने, यानी कि जो रिबन होता है वो कितने भाग में बांटे हुए होते हैं, तो 3 पार्ट में बांटे हुए होते हैं। सबसे पहला जो होता है फाइल का नाम टाइटल, उसके बाद फिर मेन्यू रिबन, उसके बाद फिर तीसरा जो होता है जहाँ पर हम लोग काम करते हैं जैसे वर्क एरिया के नाम से जानते हैं। तो 3 अलग अलग सेक्शन में क्या हुए होते हैं, बांटे हुए होते हैं रिबन को। फिर क्वेश्चन नंबर है 33 के MS वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर में डैश के द्वारा शामिल किया जाता है, यानी कि जब भी आपको MS वर्ड में पेज नंबर ऐड करना होगा तो हेडर फुटर में करते हैं और हेडर फुटर जो होता है कि मार्जिन में सेट किया जाता है। इस चीज़ के लिए हमको प्रैक्टिकली दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर तो ये जरूरी है कि आपके साथ MS वर्ड ओपन कर लें। MS वर्ड ओपन कर लें और आप देख सकते हैं ये जो चारों तरफ जो जगह छोड़ा हुआ रहता है, यानी कि जो टेक्स्ट के एरिया होता है यहाँ पर लिखा हुआ, तो ये बाकी जो जगह होता है ये सारा जगह जो है उसे मार्जिन कहा जाता है और ऊपर में भी जो जगह छूटा वो उसे क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन कहते हैं किसे, तो पेज के चारों तरफ जो चौथाई छोड़ा जाता है उसी को हम लोग मार्जिन कहते हैं और हेडर फुटर भी उसी में जाकर सेट होता है। तो इसके लिए हमें इंसर्ट पे क्लिक करना होगा। इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर का ऑप्शन होगा। इसमें 3 अलग अलग मेन्यू मिलेंगे। ये पहला मिलेगा तो हेडर मिलेगा, दूसरा फुटर मिलेगा और तीसरा जो मिलेगा वो पेज नंबर मिलेगा। तो इनमें से जो भी चीज़ अप्लाई करने चाहते हैं वो ज़रूरत के अनुसार, जैसे पेज नंबर बोला गया है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। आप इसमें कई तरह का पेज नंबर मिलेगा, ऑन मार्जिन भी मिलेगा, पेज नंबर मार्जिन, आप जिस भी तरह का रखना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि मार्जिन में पेज नंबर सेट हो गया है। तो इस प्रकार से जब भी पेज सेट करना हो, पेज साइज सेट करना हो या फिर पेज में जुड़े हुए चीज़ें हेडर फुटर सेट करना हो तो उसके लिए इंसर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। फिर क्वेश्चन है 34 नंबर की डैश को रोम को संग्रहित किया जाता है, यानी कि बायोस को। बायोस का पूरा नाम क्या होता है शायद आप लोग को पता होगा, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। जिनको नहीं पता वो हम बताते हैं कि बायोस का पूरा नाम क्या होता है। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS, यानी कि B से बायोस, I से इनपुट, O से
आई से इनपुट, ओ से आउटपुट और एस से सिस्टम, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस का पूरा नाम। फिर को बायोस कहते किसे हैं, तो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है आपका, तो वो जो स्क्रीन पे जो भी सारे प्रोसेस होता है स्टार्ट होने से पहले, उसी को बायोस कहते हैं। बायोस एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये वीडियो जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। वीडियो इसलिए एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इसका पूरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। और यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि एक वैसा डिवाइस, वैसा मशीन जिसका इस्तेमाल स्क्रीन पे देखने के लिए किया जाता है, एक देखने के लिए इस्तेमाल होता है स्क्रीन के तौर पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, VDU के नाम से जानते हैं, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है। और जॉयस्टिक जो होता है वो गेम खेलने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो इनपुट डिवाइस है। माउस भी इनपुट डिवाइस है। और जो CPU आप देख रहे हैं ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो ये तो इनपुट आउटपुट दोनों में नहीं आता, ये डाटा को प्रोसेस करने के काम आता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि MS Excel 2016 की वर्कशीट में बुक, सॉरी यहाँ पर लिखा गया है बुक की गई को कई प्रविष्टियों के है या बुक को होना चाहिए, यानी कि जो जहाँ पर बुक होना चाहिए था वहाँ पर बुक लिखा गया। तो इसके सुधारने के लिए, ऐसे चीज़ों को जांचने के लिए और सभी उदाहरणों को मतलब ढूंढने के बाद उस चीज़ को, कमांड को हमें उस दूसरे वर्ड से रिप्लेस करने के लिए हमें Ctrl+H का इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्वेश्चन साफ कर रहा है कि MS Excel वर्कशीट 2016 वर्कशीट में बुक की गई प्रविष्टियाँ है या बुक होना चाहिए था, यानी कि जो बुक लिखा गया वो बुक होना चाहिए था। ऐसे सभी उदाहरणों को ढूंढने और बदलने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे। यानी कि अगर आप कोई तरह का वर्ड आप लिखें, उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं, अगर नाम में कोई ऐसा गलती हो गया और उसको दूसरे फिर उससे सही नाम से उसे रिप्लेस करना होता है, तो रिप्लेस करने का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+H होता है। और Ctrl+H से यानी कि रिप्लेस सिर्फ रिप्लेस ही नहीं करता है, बल्कि वो खोजता भी है कि कहाँ पर वर्ड लिखा हुआ, उसके बाद वो रिप्लेस करता है। तो MS Excel, MS Word, MS PowerPoint ये तीनों में बेसिक कॉमन तरीके से एकदम काम करता है और बहुत ही यूजफुल चीज़ें भी हैं कि आप कोई भी चीज़ गलती अगर लिखा गया तो उसे फिर बाद में आप जाके रिप्लेस कर सकते हैं Ctrl+H से। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है कि MS Word 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल करेंगे। तो Ctrl+F2 का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे MS Word ओपन है, अब सपोज कीजिए कि इसमें जो भी चीज़ बना हुआ है उसे प्रिंट प्रीव्यू के तौर से देखना है कि कैसा प्रिंट आने वाला है, वगैरह वगैरह सारा चीज़ें। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन, एक तो आपको पहले बता देते हैं कि Ctrl+F2 प्रेस कीजिएगा तो उसे शॉर्टकट की से आपके स्क्रीन पे प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है कैसा प्रिंट आने वाला। दूसरा इसको आप बताते हैं कि फाइल पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर आप एक लिस्ट ओपन होगा, इस लिस्ट में देखिएगा कि प्रिंट लिखा हुआ है। इस प्रिंट की लिस्ट में यहाँ पर से बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, सेम जिस तरह से प्रिंट में आ गया था, और यहाँ पर से आपके पेज शो करेगा कि ऐसा भी ये प्रिंट आने वाला है। तो एक चीज़ और इसमें आपको बताते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि पेज कलर से जाकर यहाँ पर से पेज को कलर कर देते हैं इस प्रकार से, कुछ भी अभी हम कर दिए कि एग्जांपल के तौर पे, अगर आप प्रिंट प्रीव्यू चेक कीजिएगा तो ये इसमें देखिएगा कि कलर नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू कभी गलत नहीं दिखा सकता है। प्रिंट प्रीव्यू ये होता है कि जैसा प्रिंट होने वाला है पेज में वही चीज़ दिखाएगा। और आप लोग को बता दें कि अगर आप किसी भी पेज को कलर करते हैं और अगर आप उसे प्रिंट करेंगे तो वो पेज कलर प्रिंट में नहीं आएगा। जो आप रेड दे दिए तो वो रेड या वाइट या कुछ भी आप दे रहे हैं तो वो कलर जो है पेज का प्रिंट में नहीं आता है, इसलिए वो प्रिंट प्रीव्यू में शो भी नहीं करता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 38 है कि आपके पास MS Excel 2016 में कई वर्कबुक खुली है, तो Ctrl+W और Ctrl+F4 जो होता है उसको दबाने में क्या अंतर होता है। तो आप लोगों को पता होगा, शायद 90% से ज़्यादा लोगों को पता होगा कि Ctrl+W से और Ctrl+F4 से दोनों से क्या होता है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों से फाइल क्या होता है, क्लोज ही होता है। Alt+ आप यहाँ पर से देखिए, ये पे Ctrl+W जो देख रहे हैं इसके जगह पर आप Alt+F4 भी लगा सकते हैं, Ctrl+F4 भी लगा सकते हैं और Ctrl+W भी प्रेस कर सकते हैं। वो दोनों से क्या होता है, फाइल क्लोज के ही तात्पर्य आता है। जैसे अगर हम MS Word में है तो कंट्रोल के साथ अगर W प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ से पूछता है कि आपका फाइल बंद होने वाला है, और कंट्रोल के साथ अगर हम F4 प्रेस करते हैं तो उससे भी सेम वही चीज़ आता है, और Alt+F4 प्रेस करते हैं तो उससे भी सेम चीज़ वही आएगा। यानी कि आप MS Word, आप ये मत सोचिए कि एक्सेल में नहीं आएगा, तो एक्सेल भी आपको ओपन करके दिखाते हैं। और यहाँ पर भी Ctrl+ हम लोग क्या किए, F4 प्रेस करेंगे तो वही चीज़ ओपन हो।
उसके बाद फिर कंट्रोल के साथ W भी प्रेस करेंगे तो सेम वही चीज़ ओपन होगा कि यानी फाइल आपका बंद होने वाला है। अगर आप सेव करना चाहते हो सेव कर दीजिए, नहीं करना चाहते तो स्कैप बटन से कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद Alt प्लस F4 भी प्रेस करेंगे तो सेम वही चीज़ होगा। यानी कि आप इस वीडियो में और इस क्वेश्चन से आप ये 3 चीज़ सीखे हैं। कौन कौन चीज़? एक तो शायद आप लोग जानते होंगे, वो ये जानते थे कि Alt प्लस F4 से क्या होता है, फाइल क्लोज होता है। कंट्रोल प्लस F4 से बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए हम बोले 90% लोग, और 100% लोग यही जानते हैं कि Alt प्लस F4 से फाइल क्लोज होता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस W से भी क्लोज होता है, कुछ लोग ये भी जान गए। तो यानी कि किसी भी फाइल को बंद करने का 3 शॉर्टकट की होता है, और आप लोग को ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि बेल्ट्रॉन ये मौका नहीं देता है कि सबसे ईजी पूछेंगे, सबसे ईजी भी पूछता है और सबसे टफ भी पूछता है। तो हम लोग को सारी चीज़ों को याद करके रखना होगा कि Alt प्लस F4 तो हमेशा माइंड में रहता है कि हाँ फाइल को क्लोज करना, अच्छा Alt प्लस F4, लेकिन कंट्रोल प्लस F4 और कंट्रोल प्लस W ये दोनों सा थोड़ा सा माइंड से हमेशा बाहर रहता है, इसके लिए उसको मतलब माइंड में ही रखिए। फिर क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो के दौरान अगर कंट्रोल प्लस P का प्रयोग करें तो क्या होगा। तो अगर आप स्लाइड शो के दौरान अगर आप कंट्रोल प्लस P का प्रयोग करते हैं तो देखिए क्या होगा, प्रैक्टिकली देख लीजिए। पहले तो आपको बता देते हैं कि स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एक एन नोट आता है, उसे आप कुछ लिख सकते हैं। चलिए आपको इसे प्रैक्टिकली दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ पे पावर पॉइंट मेरे पास है, तो इसमें हम कुछ लिख लेते हैं, और लिखने के बाद इसे F5 से प्रेजेंटेशन होता है, पता होगा बहुत लोगों को। तो जिनको नहीं पता तो वो जान लीजिए कि F5 बटन प्रेस करने से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। और यहाँ पर अगर कंट्रोल प्लस हम लोग P प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक तरह का पेन का सिंबल आ जाएगा, जो अक्सर यूट्यूबर लोग एजुकेशन से जुड़े हुए चीज़ों को पढ़ाने के लिए, कुछ भी चीज़ों को लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे हम लोग ये चीज़ सारे चीज़ों कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन यह है कि नीला को, एक व्यक्ति है जिनका नाम नीला है, तो नीला को MS एक्सेल वर्कशीट में 1 से लेकर 40 तक की संख्या दर्ज करनी है, एक नंबर दर्ज करनी है। तो आप अपना काम जल्दी और आसानी पूरा करने के लिए MS एक्सेल में किस विशेषता यानी कि कौन से फीचर्स का उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में 1 से लेकर 40 तक की संख्या दर्ज कर दी जा सकती है। तो इसके लिए आपको पहले तो हम बता देते हैं कि ऑटो फिल ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, और ये कैसे किया जाता है इस चीज़ के लिए हमें आपको प्रैक्टिकली दिखाना होगा, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे नहीं हमें खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए जैसे आपको पहले बता देते हैं कि आपको पता है कि 1 से लेकर 40 तक लिखना है, तो आप यहाँ पर लिखिए और उसके बाद फिर क्या कीजिए, इस तरह से ड्रैग कर दीजिए। अब जैसे 40 नंबर रो जो देख रहे हैं यहाँ पर से 40 नंबर रो ला के छोड़ दीजिए, तो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर से देख सकते हैं कि एक ऑप्शन बनता है जिसे ऑटो फिल ऑप्शन के नाम से जानते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें फिल सीरीज नाम का ऑप्शन आएगा, और इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो वो जितने भी नंबर क्या है कि एक असेंडिंग ऑर्डर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके वो आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा और इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। फिर इससे आगे भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर से ड्रैग वाला बटन पे जाइए और खींच दीजिए नीचे की ओर, फिर 40 दिखने लगेगा। फिर यहाँ पर से ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, फिल सीरीज पे क्लिक कर दीजिएगा, तो फिर भी नंबरिंग है वो अपना खुद से आगे का एडजस्ट कर लेगा। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ गए होंगे कि जब भी आपको नंबर फिल करना होता है, नंबर दर्ज करना होता है एक्सेल वर्कशीट में, तो आप नंबर 1 लिखिए और उसके बाद उस नंबर को आप ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद आप देखिएगा कि बहुत सारे नंबर जो है खुद से उसमें कंटेंट्स के तौर पे जुड़ता हुआ चला जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 41 नंबर की डैश एक डेटाबेस है जिसमें नाम पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें से एक मेलिंग सूची यानी कि एक मेलिंग लिस्ट MS वर्ड में मेल मर्ज से प्राप्त की जा सकती है, उसे डाटा सोर्स के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में आपको बता देते हैं डाटा सोर्स कहते किसे हैं। तो जब मेलिंग का चीज़ें काम करते हैं, मेल मर्ज बनाते हैं, तो जैसे बहुत जिनके नाम से लेटर या फिर एप्लीकेशन बनाना होता है, उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, उनके इन्फॉर्मेशन कुछ डालना होता है, और वो इन्फॉर्मेशन जिस जगह पे सेव होता है, जिस फाइल में सेव होता है, उसी फाइल को क्या बोला जाता है, डेटा सोर्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डेटा सोर्स होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है कि MS एक्सेल आपको डैश कंटेंट्स को बाईं केंद्र दाईं रेखित करने की, जस्टिफाई करने की
क्षमता बनाता है, तो इसके लिए कहते हैं सेल में। यानी कि अगर आप किसी सेल में कुछ भी कंटेंट्स लिखते हैं, आप उस कंटेंट्स को आप चाहिएगा तो आप सेल के जैसे कि यहाँ पर से राइट में, सेंटर में और राइट में, इस तरह से लेफ्ट राइट वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप एडजस्ट किस में करते हैं? कॉलम में करते हैं, रो में करते हैं? नहीं, वो रो और कॉलम जब मिलता है उसे सेल कहते हैं, तो सेल के अंदर वो सारा चीज़ें किया जाता है। तो इसके लिए इस 42 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 नंबर होगा, सेल होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य फंक्शन नहीं है? तो ये जो 4 नंबर में देख रहे हैं एवीजी नाम का कोई भी फंक्शन नहीं होता है, बल्कि एवरेज पूरा नाम इसमें लिखा जाता है। अगर आप एमएस एक्सेल में मैक्स फार्मूला लगाते हैं, यानी कि जो 1 नंबर में वो फार्मूला लगाइएगा तो सबसे बड़ी संख्या जो रहेगा वो निकलेगा। अगर एसयूएम सम लगाते हैं तो नंबर को जोड़ेगा, अगर मीन लगाते हैं तो नंबर को घटाएगा। और एवीजी नाम का कोई भी फंक्शन नहीं होता, एवरेज का पूरा एवरेज लिखना पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड डैश डैश में शामिल होते हैं, तो उसे थंबनेल्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब भी आप कोई भी स्लाइड बनाते हैं तो एक थंबनेल्स में होते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू में। स्लाइड सॉर्टर व्यू होता क्या है, उस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिकली देखना चाहिए। तो जैसा कि देख रहे हैं कि स्क्रीन पे कुछ स्लाइड हम लाए हुए हैं, तो इस स्लाइड को अगर आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू के द्वारा देखना है तो इसके लिए सबसे पहले नंबर पावर पॉइंट में जो व्यू वाला ऑप्शन उस पर क्लिक कीजिएगा। व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि स्लाइड सॉर्टर लिखा हुआ है। आपको इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी स्लाइड है उसका एक थंबनेल्स टाइप का दिखाता है। जैसे वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो वीडियो का आगे लगा हुआ था ना थंबनेल्स, जिसमें आप पढ़ते हैं कि हाँ इस वीडियो में ये सारी चीज़ें को पढ़ना है, ये सब वगैरह वगैरह उस टाइप का, तो उसी को थंबनेल्स बोला जाता है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे कंटेंट्स है, बस एक छोटा सा पिक्चर के रूप में, एक इमेज के रूप में थंबनेल्स की तरह वो शो कर रहा है। अगर आप इस पर 2 बार क्लिक करते हैं तो वो पूरा खुल जाएगा और पूरा एडिट कर सकते हैं, आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं उस सारे डाटा को और इन्फॉर्मेशन को। फिर क्वेश्चन नंबर है 45 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर जो होता है उसे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर नहीं शामिल किया जाता है। और एक और कंप्यूटर होता है जिसे नहीं किया जाता, उसे कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर से एक स्टेप नीचे है और सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा फास्ट है। बाकी जो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर शामिल होता है उसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, हैंडलेट डिवाइस, टैबलेट, पीसी, इस तरह से चीज़ों को, टैबलेट यानी कि पर्सनल टैबलेट तो होता है, या पीसी का मतलब तो जानते ही होंगे कि इसे कहा पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। फिर क्वेश्चन नंबर है 46 नंबर की स्लाइड क्षेत्र को डैश डैश क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि जब स्लाइड में जिसमें हम लोग काम करते हैं एमएस पावर पॉइंट के अंदर, जैसे इस स्लाइड में काम कर रहे हैं तो इस स्लाइड को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क एरिया बोलेंगे, यानी कि काम करने का जगह बोलेंगे स्लाइड में। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, वर्क एरिया के नाम से उसे जाना जाएगा जिस क्षेत्र में स्लाइड में काम किया जाता है। फिर और ये सिर्फ पावर पॉइंट में नहीं बल्कि एमएस वर्ड में भी जिस जगह पे हम लोग काम करते हैं उसे वर्क एरिया के नाम से जानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 47 कि आप एमएस एक्सेल 2016 में अपनी वर्कशीट पे पृष्ठभूमि यानी कि जिसको बैकग्राउंड है उसमें एक चित्र जोड़ना चाहते हैं, एक फोटो जोड़ना चाहते हैं, तो आपके इसके लिए कौन से विकल्प सेलेक्ट करेंगे? तो इसके लिए हमें पेज लेआउट को इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देखिएगा कि अभी हम पेज लेआउट को पहले एमएस एक्सेल ओपन कर लिए, उसके बाद पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में यहाँ पर से देखिएगा कि बैकग्राउंड नाम का ऑप्शन होता है। बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे इसमें बहुत सारे पिक्चर का ऑप्शन आ सकता है, जैसे जहाँ जहाँ पे हम पिक्चर रख सकते हैं कंप्यूटर में। तो डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं तो डेस्कटॉप पे कुछ पिक्चर है यहाँ पर से, तो हम चलिए कोई भी थंबनेल से ही लगा देते हैं। तो इस पिक्चर पे यहाँ पर से जैसे इस पर क्लिक किए और उसके बाद ओके प्रेस किए तो वो देखिए क्या हुआ कि स्क्रीन के पीछे बैकग्राउंड में एक फ़ोटो लग गया। आप फोटो कुछ भी लगा सकते हैं, इसमें कथी नहीं है। और हटाना चाहते हैं तो फिर से पेज लेआउट में आइए और यहाँ पर से डिलीट बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, वो पिक्चर क्या होगा? हट जाएगा। तो एक्सेल में जब भी आपको बैकग्राउंड के तौर पे कोई फोटो लगाना है तो उसके लिए पेज लेआउट ऑप्शन का सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर उसमें बैकग्राउंड की तरह कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे पूरा वाइट रहता है तो कोई पिक्चर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि जीयूआई का विस्तारित क्या होता है, यानी कि जीयूआई का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है जीयूआई का? तो जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और आपको बताते हैं कि ये क्या होता है, कोडिंग से ज़्यादा हाई लेवल का प्रोग्रामिंग किया जाता है जिसमें कि हर एक काम का एक आइकन्स के तौर पे बना दिया जाता है और उसी आइकन्स पे क्लिक करने के बाद वो सारा काम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है कि आप किसी वर्कशीट की रो
या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते हैं। तो ये सत्य है या असत्य है? तो ये असत्य है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किस प्रकार से साइज को बदला जाता है, इस चीज़ को आपको देखिए। सबसे पहला नंबर, अगर किसी भी रो या किसी कॉलम का साइज बदलना चाहते हैं तो उस रो उस ये कॉलम का हेडिंग जो होता है, यहाँ पर से ये हेडिंग है, इस पर क्लिक करके इधर की आगे की ओर खींचिएगा, पीछे की ओर मतलब ड्रैग कीजिएगा। इससे क्या होगा, उसका साइज में बदलाव आएगा कॉलम का। अगर रो का बदलना चाहते हो तो इस प्रकार खींचिएगा। और अगर फॉर्मेट से भी करना चाहते हो तो इसके लिए होम में जाइए, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट नाम का ऑप्शन मिलेगा। इसमें देखिएगा कि हाइट, रो का हाइट, कॉलम का विड्थ यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साइज को। फिर अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि एक कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद कार्य शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। यानी कि आप समझिए कि अगर आप एक कंप्यूटर खरीदने गए दुकान में, वहाँ पे मॉनिटर खरीद लिए, प्रोसेसर खरीद लिए, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, पेन ड्राइव, जितना चीज़ें हैं आपको लगता है वगैरह वगैरह सारा चीज़ खरीद लिए, लेकिन अगर आप उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कीजिएगा, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कीजिएगा, तो वो सिस्टम किसी काम का नहीं रहेगा। यानी कि अगर आपको जाके जब भी आप कंप्यूटर खरीदते हैं और उसमें बहुत सारा हार्डवेयर आप खरीद लीजिए, रैम, प्रोसेसर, सारा चीज़ ले लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको सबसे ज़रूरी जो होगा, सबसे पहला ज़रूरी होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 7, विंडो 10, विंडो XP, ये सारे जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में जो आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, तो एंड्रॉयड क्या है, मोबाइल का नाम नहीं है, वो सॉफ्टवेयर का नाम है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसका, उस सॉफ्टवेयर का नाम है एंड्रॉयड। जैसे आप विंडो 10 यूज़ करते हैं तो विंडो 10 कंप्यूटर का नाम नहीं है, विंडो 10 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 51 नंबर की डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो स्पीड होता है वो किस में मापा जाता है, किस में चेक किया जाता है? तो CPS में, यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड में वो नापा जाता है डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर का स्पीड। इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो स्पीड है वो कैरेक्टर पर सेकंड में नापा जाता है। CPS का पूरा नाम होता है कैरेक्टर पर सेकंड। फिर क्वेश्चन नंबर है 52 के MS एक्सेल में भूले हुए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने की कोई तरीका प्रदान करती है क्या? तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप जो कंप्यूटर में जो MS एक्सेल में अगर पासवर्ड लगाते हैं तो उसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्या है, इसको एक बार हम लोग थोड़ा सा मिस कर गए बोलने में, इसको फिर से बोल देते हैं कि क्वेश्चन यह है कि एक्सेल में भूले हुए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने की कोई तरीका प्रदान नहीं करता है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि जब आप MS एक्सेल में कोई भी पासवर्ड लगाते हैं तो बगल में कोई फॉरगेट नाम का ऑप्शन नहीं होता। फॉरगेट कहाँ पे होता है, इस चीज़ को भी हम समझते हैं थोड़ा सा कि फॉरगेट पासवर्ड किस जगह पे होता है, जहाँ पर कि OTP आने का संभावना होती है। गौर कीजिएगा कि आप अगर ईमेल आईडी अगर आप में पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पर OTP आता है तो वो पासवर्ड है, या फिर ऐसे चीज़ें जहाँ पर से कि आप पासवर्ड मतलब फॉरगेट करते हैं तो एक फ़ोन नंबर दिया जाता है, उसे फिर OTP आता है, OTP वेरीफाई होता है, उसके बाद फिर पासवर्ड चेंज करने को होता है। लेकिन MS एक्सेल क्या है, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, तो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब इंटरनेट का ज़रूरत नहीं रहेगा तो वहाँ पर से फॉरगेट नहीं होगा, क्योंकि फॉरगेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर से OTP रिटर्न आएगा नहीं। तो यहाँ पर से जब भी एक्सेल में अगर आप कोई भी तरह का पासवर्ड लगाते हैं और वो पासवर्ड को भूल गए तो साथ में ये भी भूल जाइए कि उसमें कुछ आपका डाटा भी था, क्योंकि डिलीट तो हो जाएगा लेकिन उसमें पासवर्ड टूटने के कभी कोई भी चांस ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक 32 बिट संख्यात्मक यानी कि न्यूमेरिकल पता है, न्यूमेरिकल एड्रेस है, जिसका प्रयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है, तो उसे कहते हैं IP एड्रेस। यानी कि 32 IP एड्रेस एक 32 बिट नंबर पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर को दर्शाने के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 54 यह है कि किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट मिलेगा। स्मार्ट आर्ट होता क्या है, तो स्मार्ट आर्ट में बने बनाए हुए डिज़ाइन मिलते हैं, उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिसके इस्तेमाल करके हम अपने पेज या फिर आप अपने वर्कशीट को एक अच्छे डिज़ाइन के तौर पे उसे सजा सकते हैं और उसमें बहुत सारे कंटेंट्स को लिख भी सकते हैं। अब बाकी यह है कि ये ऑप्शन होता कहाँ है, तो इलस्ट्रेशन में। तो देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा डीपली, और आपको इसके लिए जब तक आप अपने से खुद से
आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ऑप्शन यूज करके जैसे कि आप ओपन कर लीजिए और सब मेन्यू के बारे में देखिए कि कौन से फंक्शन कहाँ होता है। जैसे इलस्ट्रेशन जो होता है वो MS वर्ड में, MS एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों में एक ही जगह पे होता है। वो कहाँ पे होता है? तो इंसर्ट के अंदर होता है। तो जैसे अगर MS वर्ड ओपन किए, MS वर्ड ओपन करने के बाद हमें जाना है इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है और इसमें स्मार्ट आर्ट है। तो इसी तरह से और भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर मान लिया जैसे हम आपसे पूछे कि ड्रॉप कैप ऑप्शन किस मेन्यू के अंतर्गत आते हैं, किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि इंसर्ट के अंदर जो यहाँ पर से टेक्स्ट ग्रुप है, इसके अंदर यहाँ पर से ड्रॉप कैप है, वर्ड आर्ट है, टेक्स्ट बॉक्स है, इस तरह से बहुत सारे फंक्शन हैं। तो इसी प्रकार से इस तरह का और भी क्वेश्चन को जानने के लिए, समझने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि यह है कि जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर है वो ओपन करें और फंक्शन को देखें कि कहाँ पर कौन सा फंक्शन है। फिर अगला क्वेश्चन है 55 नंबर की डैश डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि उपयोगकर्ता यानी कि यूजर को वर्ल्ड वाइड वेब से पहुंचाने का और नेविगेट करने की अनुमति देता है। यानी कि एक ऐसा वेबसाइट, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कि नाम बताइए, जो यूजर को यानी कि हम लोग जैसे व्यक्ति को एक वर्ल्ड वाइड वेब www से हम लोग को जुड़ता है और सारे प्रोग्रामों को, सारे ऑप्शन को वो नेविगेट करता है, बताता है कि कहाँ पे होता है और हम अपने ज़रूरत के अनुसार से वहाँ पे अपने काम कर पाते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं ब्राउज़र। ब्राउज़र किसे कहते हैं? जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा मिनी, सफारी, इस तरह से जितने भी चीज़ें हैं ब्राउज़र का नाम है, एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने इंटरनेट चलाते हैं और www से जुड़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 56 कि MS पावर पॉइंट 2016 में तस्वीर शामिल करने के लिए कौन से शॉर्टकट की इस्तेमाल करना होगा? तो Alt+N+P। ये Alt+N+P क्यों होगा, इस चीज़ के बारे में हम आपको अच्छे से बताते हैं। क्योंकि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर हो, MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट तीनों में किसी भी जगह ये चीज़ अप्लाई होगा। और बताते हैं आपको कि जब आप Alt बटन प्रेस कीजिएगा तो सारा मेन्यू जितने भी होते हैं, जैसे आपको हम दिखाते हैं MS पावर पॉइंट ओपन करके, तो MS पावर पॉइंट ओपन किए और Alt बटन जैसे प्रेस करेंगे तो जितना भी मेन्यू होता है वो सब मेन्यू के बारे में क्या होता है, वो ऊपर में ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। आप जैसे देख सकते हैं कि फाइल के लिए F, होम के लिए H, इंसर्ट के लिए N, डिजाइनिंग के लिए G, इस तरह से सब मेन्यू के लिए अपना अपना फंक्शन ओपन हो गया। जब N बटन प्रेस करते हैं तो इंसर्ट का सारा मेन्यू ओपन हो जाता है, और जब इंसर्ट आप N बटन प्रेस किए, इंसर्ट का सारा मेन्यू ओपन हो गया तो उस मेन्यू के अंदर देखिएगा बहुत सारे छोटे 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 मेन्यू रहता है। अब उस मेन्यू के अंदर जाने के लिए भी एक और मतलब अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर से P फॉर पिक्चर देख सकते हैं, तो यहाँ पर P बटन जैसे प्रेस किए तो पिक्चर के लिए हमारा कंप्यूटर सिस्टम ओपन हो गया। तो जब भी इस तरह का शॉर्टकट की रहेगा, और ये सिर्फ फोटो पे नहीं रहेगा और सिर्फ इंसर्ट पे नहीं रहेगा, बल्कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी भी जगह पर रहेगा, और ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस वगैरह किसी भी जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे Alt के साथ H प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर से बताया गया है कि I प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो Alt H I प्रेस करने से नया सीट इंसर्ट करने का, नया स्लाइड इंसर्ट करने का ऑप्शन आता है। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें शॉर्टकट की होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो फिलहाल जो है कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट की होता है Alt+N+P होता है। आप इतना याद कर लीजिए जरूर कि Alt+N प्रेस से क्या होता है, Alt से H से क्या होता है, Alt के साथ F प्रेस करने से क्या होता है, और सब में कॉमन होगा, कोई अंतर ज़्यादा नहीं होगा। आप एक बार कंपेयर करके सब में देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 57 नंबर क्वेश्चन। आज तक हम जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किए, ये पहला ऐसा क्वेश्चन ये आया है, और ये क्वेश्चन 57 नहीं 58 नंबर क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो है पहला क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 को अच्छा डिस्कस करते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है। हालांकि देखिए किसी भी डॉक्यूमेंट को बंद करने का 3 शॉर्टकट की होता है। Ctrl+W जो कि आंसर में भी दिया हुआ है 1 नंबर में, दूसरा होता है Ctrl+F4, तीसरा होता है Alt+F4। आप जानते होंगे कि Ctrl+F4 से भी क्या होता है, फाइल बंद होता है, और Alt+F4 से भी होता है। तो जब भी आप ऑप्शन रहे तो उस तरह का ऑप्शन को देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, उसके बाद टिक कीजिए, क्योंकि Ctrl+W से भी फाइल क्लोज होता है, Alt+F4 से भी होता है, और Ctrl+W से भी होता है, और Ctrl+F4 से भी होता है। तो 3 ऐसे शॉर्टकट की होते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है जो अभी तक में सबसे नया क्वेश्चन आया है। जितने भी हम अभी तक, ये 27वां नंबर हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर का है, और इसके अलावा भी एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट का बहुत सारे वीडियो हम डिस्कस किए हैं, उसमें कहीं पर भी क्वेश्चन का जिक्र नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को समझिए क्या कर रहा है कि MS वर्ड 2016 में आप शब्दों के एक सीमा, यानी कि शब्दों के जो वर्ड का एक रेंज को रेखांकित करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं,
हैं, लेकिन याद रहे कि शब्दों के बीच में जो जगह होता है वो अंडरलाइन ना हो, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादातर लोग कंट्रोल+U का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा गया है कि अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन करने का मतलब तो वो सीधा जानते हैं कि यहाँ पर से क्या होगा कि कंट्रोल+U इस्तेमाल होगा। जिनका ये पेपर है वो भी वही काम किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर से ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, टिक किए हैं 4 नंबर, मार्क्स मिला है 0, तो आप लोग को भी 0 नहीं मिलना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या कीजिए कि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। कि इसको समझने के लिए आपको MS वर्ड ओपन करते हैं और इसमें जो शब्द लिखा गया है उसे आपको हम थोड़ा सा जूम कर दिए। अब यहाँ पर से देखिए हम कुछ वर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि हम कंट्रोल+U प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो पहले कंट्रोल+U प्रेस करके दिखाते हैं। तो जब कंट्रोल+U प्रेस किए तो सब नीचे क्या हो गया, इस तरह से अंडरलाइन आ गया, और उसके नीचे एक और पैराग्राफ है, एक लाइन है, उसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और वहां पर कंट्रोल-Shift के साथ W प्रेस करते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, ये चीज़ को आप जानिए कि इसमें क्या है कि बीच में जो स्पेस होता है उसमें गैपिंग को उसको भी अंडरलाइन कर देता है, और कंट्रोल+Shift+W जो होता है वो बीच का जो स्पेस होता है जहां पर कि कैरेक्टर लिखा हुआ नहीं है उसको वो अंडरलाइन नहीं करता है। तो जिसमें अगर जो लोगों को सिर्फ वर्ड को अंडरलाइन करना है, सिर्फ टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा कंट्रोल+Shift+W। और जो लोग पूरे अंडरलाइन करना चाहते हैं, कैरेक्टर भी जो स्पेस है सारे चीज़ों को, तो उनके लिए इस्तेमाल करना होगा कंट्रोल+U। तो दोनों चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरलाइन का ही है। क्वेश्चन नंबर 59 को पढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण रो यानी कि पूरा रो को हाईलाइट करने के लिए हम उपयोग करेंगे, मतलब हम डैश का उपयोग करते हैं और आवश्यक दिए गए मापदंडों यानी कि कुछ जो कंडीशन है उसके आधार पर एक सूत्र का भी दर्ज करेंगे। तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि MS एक्सेल का क्वेश्चन है। और MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम मेन्यू के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि होम पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे स्टाइल ग्रुप है, उसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 60 नंबर है, यह और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 को समझेंगे और इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें बताते हैं आपको। जैसे बताएंगे कि 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो कीबोर्ड में डैश शामिल नहीं होता है, तो कीबोर्ड में माउस शामिल नहीं होता है, कंट्रोल की होता है, फंक्शन की होता है, न्यूमेरिक की होता है। न्यूमेरिक की किसको कहते हैं, तो जो नंबर पैड होता है जिसमें 0 से लेकर 9 तक के की होते हैं उसे न्यूमेरिक की कहते हैं। कंट्रोल की कहते हैं जिसे सिर्फ कंट्रोल बटन को नहीं बल्कि और भी सारे चीज़ें जैसे अल्ट बटन, शिफ्ट बटन हो गया, विंडो बटन हो गया, वो सारा कंट्रोल बटन के अंतर्गत आता है, क्योंकि उससे सिस्टम कंट्रोल होता है और उससे जरिए एक सिस्टम चलाया जाता है और एक शॉर्टकट की क्रिएट होता है। फिर है फंक्शन की, जो कि F1 से लेकर F12 तक होता है, F1 F2 F3 इस तरह से करके F12 तक उसका फंक्शन की होता है। तो इस वीडियो में जितने भी सारे चीज़ें बताया गया है उसे प्रैक्टिकली करके दिखाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो पसंद हो तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को भी देखिए। और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।